हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रज्ञा राजवंशी और मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है KCS 401। ये सब्जेक्ट चाहे CSC हो, चाहे डेटा साइंस हो, AI ML हो, सारे ही ब्रांच की जो CSC की जितनी भी अलाइन ब्रांचेज है सबको ही पढ़ना होता है। आज सबसे पहले हम यूनिट 1 का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और कितनी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। What do you mean by operating system? Explain different type of operating system. Operating system होता क्या है और कितनी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आता ही है ऑलमोस्ट हमेशा। What is operating system? It is a system software that perform all the basic tasks like managing file, process and memory. ठीक है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके हार्डवेयर्स को और जितनी भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं उन्हें चलने में मदद करता है। जैसे कि आपकी फेसबुक है या आपकी इंस्टाग्राम है या कोई स्पॉटिफाई ऐप है, ये जितनी भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं या आपके हार्डवेयर्स होते हैं जितने भी, वो प्रॉपरली वर्क करें, सही से इंटरेक्ट करें। आपको अगर आपने कोई कमांड दी है Ctrl+P किसी फाइल को प्रिंट करने की, तो वो सही से प्रिंट हो जाए। वो आपने सपोज j.pdf, वो फाइल का नाम है j.pdf, आपने उस फाइल को प्रिंट करने की कमांड दी है तो वो ही फाइल प्रिंट हो। तो इस सब चीजों का ध्यान रखने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हर चीज को मैनेज करता है, जैसे कि आपकी फाइल्स को मैनेज करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना और मेमोरी को मैनेज करना। यानी कि जो फाइल आपने जिस फोल्डर में सेव किया है, आप चाहे 10 दिन बाद जाए वो वहीं मिलेगी। जैसे कि आपके जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे सपोज आपने स्पॉटिफाई ऐप पे गाने सुन रहे होते हो और साथ में आप कोई PDF फाइल को प्रिंट करा रहे हो, तो दोनों काम एक साथ हो जाए, हर चीज सही से मैनेज हो, इस चीज का ध्यान रखता है। मेमोरी यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे समझो जो आपने सपोज C ड्राइव के किसी फोल्डर में आपने कोई फाइल डाली है तो वहीं प्रेजेंट हो, कहीं और प्रेजेंट ना हो। या फिर आपने सपोज कोई फाइल जो है .pptx इस एक्सटेंशन से सेव किया, यानी कि कोई आपकी पावर पॉइंट की फाइल है तो वो पावर पॉइंट में ही सेव हो। ऐसा ना हो कि आपने सेव तो PPT में की है और आप 10 दिन बाद खोलो तो वो आपको वर्ड में मिल जाए या PDF, ऐसा कभी नहीं होता। तो हर चीज को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं। अब कंप्यूटर के लिए रिसोर्सेज क्या होंगी? उसकी फाइल्स हो गई या मेमोरी में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, आपके प्रिंटर हो गए, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये रिसोर्स मैनेजर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड मशीन, यानी कि जो यूजर होता है, यानी कि आप लोग या हम जितने भी लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं और मशीन, उनके बीच में एक इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि हर चीज सही से मैनेज हो जाए। आपने सपोज कोई कमांड दी है, आपने कमांड दी है किसी फाइल को ओपन करने की, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने सपोज के नाम की एक फाइल है, ठीक है, वो पावर पॉइंट में है, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो फाइल कोई और ओपन हो गई, आपने फाइल तो किसी और पे क्लिक की थी, या आपने उसे पावर पॉइंट में सेव कर रखी है या वर्ड में सेव कर रखी है, तो क्या वो किसी और उसमें खुली है? नहीं। हर चीज को मैनेज करना, हर चीज सही से परफॉर्म हो, इस चीज का ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक रियल वर्ड का एग्जाम्पल देखो, प्रिंटर जो है शेयरेबल रिसोर्स है, यानी कि एक दो कंप्यूटर, यानी कितने भी कंप्यूटर हो सबसे वो अटैच हो सकता है। ठीक है, अब सपोज आपने भी फाइल को प्रिंट करने की कमांड दी और सामने वाले पर्सन ने भी दी, तो जिसने पहले कमांड दी है पहले उसका प्रिंट होता है, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कमांड पहले दी हो और उसने 5 मिनट बाद दी हो, उसका पहले प्रिंट हुआ हो? नहीं। तो हर चीज सही से परफॉर्म हो, जो पहले प्रायोरिटाइज हुआ है उसे पहले काम करा जाए, जो बाद में है उसे बाद में। हर चीज का ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
देखिए ये यहीं दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, प्रिंटर हो गए, जितने भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे यूजर 1 कंपाइलर को चलाना चाहता है, दूसरा टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहा है, तीसरा असेंबलर, किसी भी यूजर कोई भी चीज का यूज कर रहा है। तो सपोज अगर वो टेक्स्ट एडिटर पर काम कर रहा है तो उसे जिस जिस चीज की जरूरत है, जिस टाइम पे जिस जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को प्रोवाइड करने वाला कौन है? प्रोवाइड करने वाला, हर चीज को मैनेज करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। की सही से ही काम हो हर चीज, उस चीज का ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि एक इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में? यूजर के बीच में और जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनके बीच में, या मशीन कह लो, ठीक है। और सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि आपके सिस्टम और एप्लीकेशन के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि आपके प्रोग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं? सपोज आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, या असेंबलर, कंपाइलर, ये सिस्टम के प्रोग्राम्स हो गए। जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये नहीं कहा जाता है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितनी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो सबसे पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल समझो। जैसे कि नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है, बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे समझो जो बच्चा 90% वाला है उसका एक बैच बना दिया, जो 70 से 80 के बीच में उसका एक बैच बना दिया, जो 60 से 50 के बीच में उसका एक बैच बना दिया, और जो लाइक 33 एवरेज मतलब बिल्कुल ही पास होने वाला उसका एक बैच बना दिया। तो उससे क्या होता है, बैचेस क्यों बनाए जाते हैं? बैचेस बनाने से क्या होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज एक बच्चा है 90% वाला है, उससे ऑलमोस्ट वो पढ़ेगा, उसे आप थोड़ा सा आइडिया भी दोगे तो पढ़ लेगा। लेकिन एक बच्चा है 33% वाला, यानी कि जस्ट पास होने वाला या बिल्कुल ही फेल होने के चांसेस है, तो उसे ज्यादा केयर की जरूरत है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप बैचेस बना देते हो तो जो फैकल्टी होता है उसी के अकॉर्डिंग उसे पता होता है कि बच्चे को किस चीज को पहले पढ़ाना है। ऐसे ही यहाँ पे है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये जो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। देयर इज अ ऑपरेटर which takes similar job having same requirement and group them into the batches। यानी कि ये क्या करता है, सपोज बहुत सारे वर्क है, एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपके प्रोसेस है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को आप प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है आपने पता होगा, अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, मेमोरी का यूज कर रहा है, करंटली जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं, प्रोसेस कह देते हैं। यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। सपोज हमारे पास 3-4 प्रोसेस है। पहला क्या कर रहा है, सपोज पहले को स्पॉटिफाई की नीड है, यानी कि इसे गाना सुनना है। दूसरे प्रोसेस को वर्ड की नीड है, इसको प्रिंटर चाहिए, इसको प्रिंटर चाहिए, यानी कि आपने 4-5 फाइलें जिनको आपको प्रिंट कराना है, तो आप Ctrl+P 2-3 बार बहुत सारी फाइल्स के लिए कर देते हो। तो पहले जिस फाइल के लिए आपने प्रिंट की कमांड दी है पहले वो प्रिंट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही P6 है, P6 को चाहिए सपोज वर्ड फाइल, P7 को प्रिंटर, ठीक है। ये आपके प्रोसेसेस हैं। तो अब एक चीज बताओ, कितने बैच बनेंगे? 3 बैचेस बन जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बैच वो बनेगा जिसको प्रिंट स्पॉटिफाई की नीड है। स्पॉटिफाई की किस किस को नीड है? सिर्फ P1 को। अब बताओ वर्ड की नीड किस किस को है? P2 और P6 को। और प्रिंटर की नीड किस किस को है? P3, P4 और P7, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। इसमें एक ऑपरेटर नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या है, बैचेस बना देना। अब इसने 3 बैचेस बना दिए कि भाई P1 है, इसको स्पॉटिफाई की नीड है,
जो P2 और P6 है इसे वर्ड की नीड है, और P3 P4 इसे नीड है प्रिंटर की। तो अब जब आपके बैचेस बन जाते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। देखो आपको पता है स्पॉटिफाई पे बस एक ही है, तो आप इस प्रोसेस को स्पॉटिफाई के लिए भेज दोगे। लेकिन अब एक चीज बताओ, 3 है, क्या तीनों सेम टाइम पे प्रिंट हो सकते हैं? नहीं, पहले P3 प्रिंट होगा, फिर P4 और फिर P7। There is an operator which takes similar job having same requirement and group them into the batches। ऑपरेटर क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी, देखो अगर प्रिंटर है, प्रिंटर आपका एक है, तो क्या 3 चीजें एक टाइम पे प्रिंट हो सकती है? नहीं। तो वो क्या करता है, एक बैचेस बना देगा। अब उस बैच में डाल दिया कि भाई P3 P4 और P7, ठीक है, उनको सपोज प्रिंटर की नीड है, तो जिसने सबसे पहले कमांड दी होगी पहले वो प्रिंट हो जाएगी उसका डेटा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। It is the responsibility of the operator to sort the job with similar needs। यानी कि ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपके प्रोसेस हैं या जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं या जो भी हैं उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बैचेस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखो सिंपल सा है, ये यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। सबसे सिंपल एग्जांपल है प्रिंटर। सपोज यूजर 1 ने प्रिंटर की कमांड दी, इसने भी प्रिंटर की कमांड दी, इसने वर्ड फाइल की कमांड दी, इसने वर्ड फाइल पे काम करने की कमांड दी। तो प्रिंटर क्या करेगा, इन्हें 2 बैचेस में डिवाइड कर देगा, एक तो ऑपरेटर को प्रिंटर वाली उसमें और एक दूसरा वर्ड फाइल में। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली क्या करेगा, जब एक प्रोसेस सपोज ये वाला था, इसने पहले कमांड दी थी प्रिंटर की, तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये वाला होगा। तो सिंपल सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, जो आपकी नॉर्मली जो भी जॉब्स होती हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और बैचेस के अकॉर्डिंग उन बैचेस में जिसने पहले कमांड दी है उसे पहले भेजा जाता है, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। इससे क्या होता है कि सिमिलैरिटी रहती है कि हमें पता है कि इस बैच में जितने भी लोग हैं, समझो इस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थोड़ा सा रफ आइडिया दे दो, ऑटोमेटिकली कर लेंगे। या इस बैच में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल केयर की नीड है, इन्हें पढ़ाना है एक टॉपिक, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलर बैच की रिक्वायरमेंट क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से चीज़ों को कवर अप कर लेता है। अगला होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रोसेस है ना, अगर वो रन करे या एग्जीक्यूट हो, तो आपकी वो जो प्रोसेस है वो किस में होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल है जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर वो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं तो उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, और सीपीयू हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक है, तो सारे तो एक टाइम पे सीपीयू को यूज नहीं कर सकते। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहता है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस हैं जो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए कि उन्हें सीपीयू मिल जाए। अब एक चीज समझो, P1, P2, P3, P4, यहाँ पे सीपीयू बर्स्ट का मतलब है कि इन्हें कितनी सीपीयू की नीड है। ठीक है, सीपीयू बर्स्ट से सीपीयू की नीड। इनपुट आउटपुट बर्स्ट का मतलब है इन्हें कितनी देर के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कि आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, फिर से इन्हें कितनी देर सीपीयू की नीड है। ठीक है, सपोज इसे 2 सेकंड के लिए 2 मिली सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, आप कोई भी यूनिट मान सकते हो। ठीक है, फिर 3, फिर 1। मैं आपको 2 के थ्रू ही समझाती हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा। अब एक चीज देखो, जो यहां लिखा है, सपोज सबसे पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4 आया, हम इस सीरीज में मानते हैं। तो P1 को सीपीयू की नीड कितनी देर के लिए है, 2 मिनट के लिए। तो सीपीयू को P1 को एलोकेट कर दिया गया कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अब एक चीज बताओ, जो 2 मिनट खत्म होने के बाद
सीपीयू की नीड है P1 को किसकी नीड है? इनपुट आउटपुट डिवाइस की। अब एक चीज बताओ, 2 मिनट कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है, 2 मिनट के बाद अब सीपीयू खाली हो गया, अब वो किसके पास चला गया? P1। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है? आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 मिनट बाद उसे 3 मिनट के लिए, हम मिनट मान के चल रहे हैं, आप कोई भी मान सकते हैं, सेकेंड्स, मिली सेकेंड, हम सिर्फ नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि 3 मिनट के लिए उसे किसकी नीड है? इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो अब एक चीज बताओ, जब 3 मिनट के लिए उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है, तो इतने टाइम पे सीपीयू क्या बैठा है? खाली बैठा है, क्योंकि भाई P1 को अब 3 मिनट के लिए तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है, उसके बाद उसे 1 मिनट की नीड है किसकी? सीपीयू की। तो अब देखो, एक तरीका है, एक तो सीपीयू बैठा रहे, खाली बैठा रहे, 3 मिनट जब तक P1 वापस आए उतनी देर वो क्या करे? खाली बैठा रहे, कि जब भैया P1 वापस आएंगे तो मैं काम करूंगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई P1 और P2 दो प्रोसेस है जिन्हें सीपीयू की नीड है। अब एक चीज बताओ, 2 मिनट के बाद सीपीयू तो खाली हो गया, अब P2 भी है जिसे सीपीयू की नीड है 3 मिनट के लिए। तो एक तो ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया कि भैया सीपीयू खाली बैठे रहे, या हम इतने समय के लिए P2 को सीपीयू को असाइन कर देंगे, कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट के लिए कौन खाली बैठा रहेगा? 3 मिनट के लिए कोई खाली नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि P2 को असाइन हो चुका है सीपीयू और P1 इतने इनपुट आउटपुट का काम कर रहा है। अब देखो, 3 मिनट खत्म हो गए, 3 मिनट खत्म होते ही अब इसे किसकी नीड थी? अब इसे ये चला गया यहां से, तो वापस P1 आ गया, और ये कहां चला गया? यहां, ठीक है। अब 1 मिनट कंप्लीट होते ही भैया इसका तो काम कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया, और P2 कहां चला गया? यहां। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहता है कि हम सीपीयू को खाली नहीं रखते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सीपीयू बिजी रहे। देखो, सिंपल से एक एग्जांपल समझो कि 2 बच्चे मुझसे पढ़ने आए, तो जो पहले पढ़ने आया पहले मैंने उसको पढ़ाया, लेकिन उसे किसी वजह से उसका कोई फोन कॉल आ गया और उसे कहा कि मैम मैं अभी आ रहा हूं। तो एक तो तरीका है कि मैं उसका वेट करती रहूं, या दूसरा तरीका है इतने जो दूसरा पर्सन था जिसको मुझसे पढ़ना था इतने उसको पढ़ा दूं, जब वो वापिस आ जाए तो उसके बाद मैं उसको अटेंड कर लूं, उसको पढ़ा दूं। तो इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैं बिजी भी रही और दोनों चीजें सॉल्व भी हो गई। यहाँ पे भी यही है, मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहता है कि हम सीपीयू को बिजी रखना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि सीपीयू खाली रहे। अब एक चीज समझो, P1 प्रोसेस था, P2 प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना था मेमोरी में, है ना। अब जो P1 था उसे 2 मिनट के लिए सीपीयू की नीड थी, लेकिन 3 मिनट के लिए किसकी नीड थी? इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट बर्स्ट का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो भाई इतनी देर वो क्या करे कि भैया वो इनपुट आउटपुट के पास चला गया, इतने मैंने P2 उसको असाइन कर दिया। तो इस तरह से सीपीयू खाली नहीं बैठा। यही लिखा है इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर आर मोर देन 1 प्रोग्राम लोडेड इन द मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी में एक या एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सीपीयू उनको असाइन हो जाए और वो अपना वर्क करा ले, विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। Only one program at a time is able to get the CPU for executing its instruction while all other are waiting for their turn। ठीक है, देखो क्या होता है कि प्रोसेस तो बहुत सारे वेट कर रहे हैं मेन मेमोरी में अपने आप को कि उन्हें सीपीयू मिल जाए वो और अपना काम कर ले, पर एक टाइम पे सीपीयू सिर्फ एक को ही असाइन करा जा सकता है और बाकी प्रोसेस को अपने टर्न का वेट करना पड़ता है। तो मेन आइडिया ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सीपीयू टाइम, यानी कि जो सीपीयू का टाइम है उसको मैक्सिमाइज करना ही मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, अब देखो यहाँ पे लिखा है सपोज द करंटली रनिंग प्रोसेस इज परफॉर्मिंग एन इनपुट आउटपुट टास्क, यानी कि एक प्रोसेस है जो करंटली इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहा है, ओएस में इंटरप्ट दैट प्रोसेस एंड गिव द कंट्रोल to one of their in many main memory
प्रोग्राम्स दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट, यानी कि सपोज कोई प्रोसेस है जो जिसको पहले सीपीयू असाइन हुआ था, लेकिन उसे किसकी नीड पड़ी, इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ी। तो इतने समय के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, वो उस प्रोसेस से जो करेंटली इनपुट आउटपुट टास्क कर रहा है उससे सीपीयू लेके किसी और प्रोसेस को असाइन कर देगा जिसे सीपीयू की नीड थी। तो इतने वो इनपुट आउटपुट टास्क कंप्लीट करेगा, इतने वो भी थोड़े समय के लिए एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, इन दिस वे नो सीपीयू टाइम इज वेस्टेड बाय द सिस्टम वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट टास्क टू बी कंप्लीटेड। इस तरह से जो सीपीयू है वो खाली नहीं बैठता है और सारे प्रोसेस जितने भी रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए सबको सीपीयू मिलता रहता है और वो अपने साथ साथ इनपुट आउटपुट टास्क का मतलब है उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ती है। देखो सबसे सिंपल से एग्जांपल समझो, आप सबने सी प्रोग्रामिंग तो की है, तो आपने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का। 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपने यूजर से इनपुट कराया स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। अब जब एक चीज बताओ, जब वो इनपुट करेगा यानी कि आप ही यूजर हो और आप ही इनपुट करोगे कीबोर्ड के थ्रू, उतने समय के लिए क्या आपको सीपीयू की नीड है? नहीं, क्योंकि आप सपोज 2 और 3 इनपुट कर रहे हो तो उतने समय के लिए किसकी नीड हो रही है? इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो सीपीयू अपना कहीं और जाके काम कर सकता है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, आप इनपुट करोगे आपको मिनिमम से मिनिमम 2-4 सेकंड तो लगेंगे ही, और सीपीयू के लिए 2-4 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट काम करता है। देखो यही दिखा रखा है कि आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं मेन मेमोरी में। जॉब्स कह लो, इन्हें आप प्रोसेस कह लो, ठीक है, दोनों सेम ही होती हैं। अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मल्टीटास्किंग से सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप फोन चलाते हो, फोन में साथ साथ आप स्पॉटिफाई ऐप या रीशो पे कोई भी एक ऐप है उस पे आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, गाने सुनते सुनते आप व्हाट्सएप पे भी क्या करते हो, रिप्लाई करते हो, किसी का मैसेज आता है और साथ साथ आपने कोई वर्ड फाइल खोल रखी है जिसे आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम है। तो क्या 3 चीजें आप एक साथ कर रहे हो ना, उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग, और यही वो मतलब है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मींस वर्किंग ऑन अ मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली सच एज यूजिंग योर कंप्यूटर while listening to music। आप अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हो, साथ साथ उसमें गाने भी सुन रहे होते हो। Also using a browser search for something on internet and create a word document that is your assignment। यानी कि आप सिंपल से क्या करते हो, 2 टैब ओपन कर रखे, एक टैब में क्या कर रखा है आपने, नॉर्मल सा आपने क्या कोई सर्च कर रहे हो और उसे मिनिमाइज करके साथ साथ वर्ड फाइल पे भी एडिटिंग करते रहते हो, यानी कि सेम टाइम पे आप मल्टीटास्किंग करते रहते हो, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। It appear that all of the tasks are taking place at a same time। हमको ऐसा फील होता है। अच्छा देखो सिंपल से एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे आप फोन पे सबसे सिंपल है, आपको लगता है कि आप स्पॉटिफाई ऐप या रीशो ऐप पे गाने सुन रहे हो और साथ साथ आप रिप्लाई कर रहे हो, तो आप लगता है कि सारी चीजें एक साथ चल रही है। पर देखो आप कभी भी अपना नेट ऑफ करके देखना, स्पॉटिफाई ऐप या कोई भी रीशो ऐप पे थोड़ा सा आपके नेट ऑफ करने के बाद भी थोड़ी सी देर यानी कि कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स मान लो आप, कुछ सेकंड्स गाना चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू क्या करता है, उसको भाई उसे बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपका सॉन्ग का पार्ट है उसे वो स्टोर कर देता है मेन मेमोरी, और सीपीयू कहीं और अपना दूसरा काम करता रहता है, यानी कि स्विच करता रहता है सीपीयू। पहले वो आपका गाना चलाएगा, गाना चल के वो थोड़ा सा पार्ट मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया, क्योंकि ये तो आपको पता है कोई भी काम अगर होना है तो वो किस में होना चाहिए, मेन मेमोरी में। तो वो क्या करेगा, आपके गाने का थोड़ा सा पार्ट मेन मेमोरी में सेव कर देगा। अब सेव करेगा तो आपने सेव कर दिया, एकदम आपका कोई मैसेज आया तो सीपीयू ने आपको शो कराया कि भैया आपका कोई मैसेज आया। अब आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो। जब उसे सेंड करना होगा तब सीपीयू की नीड है, तो आप इतने सेंड कर रहे हो, मतलब आप टाइप कर रहे हो। सपोज किसी ने हेलो भेजा तो आप रिप्लाई करोगे हेलो, तो इतने आप टाइप करोगे, इतने सीपीयू की नीड नहीं है, तो वो गाने का दूसरा पार्ट भी थोड़ा सा सेव कर देगा। फिर जब आप रिप्लाई करना चाहते हो, हेलो टाइप करने के बाद कीपैड से जो आपकी फोन में होती है, आप एक इस तरह का होता है ना, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इतने उसने गाना सेव कर दिया और आपका वो वापस आ गया सीपीयू, और सीपीयू ने जो आपका क्या बोलते हैं मैसेज था उसे सेंड कर दिया। तो दोनों काम
बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है सीपीयू, 3-4 काम जितने भी वो कर रहा है, या फिर आप वर्ड फाइल पे कुछ पढ़ रहे हो तो आप पर्टिकुलर पेज पढ़ रहे हो ना, तो वो पर्टिकुलर पेज उसने लोड कर दिया, तो आप एक पेज को पढ़ने के बाद दूसरे पेज पे 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद ही तो पहुंचोगे, तो इतने वो कोई और काम कर लेगा। यानी कि मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जो आपका सीपीयू है वो बहुत सारे काम करता रहता है, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि सारे काम आसानी से मैनेज होते रहे। जो आपका सीपीयू है वो हर जगह, मतलब कि वो गाना भी डाउनलोड कर दे, साथ साथ आपका मैसेज का रिप्लाई भी कर दे, और साथ साथ आपकी वर्ड फाइल का जो पर्टिकुलर पेज है वो भी आपको शो होता रहे। तो हर चीज को, मतलब आपके सीपीयू को स्विच करना पहले काम से दूसरे में, दूसरे काम से तीसरे में, और आपको ऐसा लगे कि तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, यही काम होता है मल्टीटास्किंग का। ठीक है, but it is not all of the task happening simultaneously. The processor move between, processor मतलब CPU, between them at such a fast pace that we believe that they are happening simultaneously. यानी कि जो आपका CPU है, कंटेक्ट स्विच, स्विच मतलब एक काम से दूसरे काम पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे पे, चौथे से फिर पहले पे, जो स्विचिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि वो काम सारे एक साथ हो रहे हैं, पर एक्चुअली में एक साथ नहीं होते हैं। वो जो है आपकी स्विचिंग की वजह से, और वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगने लगता है। और इन सब चीजों को हैंडल कौन करता है? आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking is similar to multi-programming in that the CPU is assigned to a process for a specified period of time। यानी कि कुछ सेंस में इसे सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि वहां आप कह रहे थे ना कि सीपीयू, देखो वहां पे क्या था कि पर्टिकुलर सीपीयू बस दे रखा था, यानी कि इतने समय के लिए सीपीयू को नीड है, उतने समय के लिए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में तो क्या होता है, एकदम कंटेक्स्ट स्विच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कि भाई आपका पेज डाउनलोड हो गया, पेज डाउनलोड होने के बाद इतने वो रिप्लाई कर दिया, तो यानी कि कुछ सेंस में ये मल्टी प्रोग्रामिंग के सिमिलर होता है। यानी कि कुछ टाइम क्वांटम, थोड़े समय के लिए, टाइम स्लाइस के लिए सीपीयू जो है किसी पर्टिकुलर वर्क को या किसी पर्टिकुलर जॉब को या प्रोसेस को असाइन होता है, उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस पे चल जाए, फिर वो तीसरे पे, फिर वो चौथे पे। आफ्टर विच सीपीयू कंटेक्स्ट स्विच टू अनदर प्रोसेस। कंटेक्स्ट स्विच का मतलब है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाना। इट रन वेरियस प्रोग्राम एट द सेम टाइम। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है कि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम चल सके। The PC require huge memory to execute multitasking। यानी कि अगर आप कराना चाहते हैं मल्टीटास्किंग तो मेमोरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो आपका रैम और रोम है वो बड़ा होना चाहिए। तभी तो कई बार होता है जब आपका रैम का साइज कम होता है तो आप जब मल्टीटास्किंग करते हैं फोन में, सिंपल सा, क्योंकि फोन से सब यूज टू है, तो आपका क्या होने लगता है, हैंग होने लगता है फोन। ठीक है, इट इज द प्राइमरी गोल इज टू इम्प्रूव द टाइमिंग ऑफ द सीपीयू रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि ये प्राइमरी गोल होता है कि रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स मतलब पहले समझो 3 पर्सन है, 3 स्टूडेंट पढ़ने आए, तो मैं कितनी जल्दी पहले स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाऊं। जैसे सपोज 3 बच्चे आए कि मैम ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये उसे, तो अब एक चीज बताओ, मैं 1 मिनट बाद पहले पर्सन को पढ़ा, 1 मिनट बाद उसके पास गई, फिर 1 मिनट, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्या है दूसरे को करने का, 1 मिनट। तो ये सबसे ज्यादा मेन गोल रहता है कि जो सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम है वो जो है इंप्रूव हो सके, वो जल्दी से पहले काम से दूसरे काम में कंटेक्स्ट स्विच कर जाए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपका कोई मैसेज आया और वो मैसेज ओपन ही ना हो या उस पर रिप्लाई ना कर सको, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, रिप्लाई नहीं हो रहा है, या गाना ना चले। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है ना कि आपका गाना रुक गया है अगर आप मैसेज का रिप्लाई करो, या आप गाने की वजह से आप मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीजें कभी फील नहीं होती है ना। या आपकी जो वर्ड फाइल है वो ओपन नहीं हो रही है, या फिर वो पहले पेज पे स्टक हो गई है, ऐसा कभी आपको फील नहीं होता। यानी कि हर चीज को मैनेज करता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। User can engage with the system during the multitasking, for example by typing a letter while printing a process is running। यानी कि आपका सपोज आपने कोई कमांड दी किसी उसको प्रिंट करने की, तो आपका वो प्रिंट भी होता रहेगा, मतलब आपका जो पर्टिकुलर फाइल है वो प्रिंट होती रहेगी, और साथ साथ आप कोई वर्ड फाइल पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम आप एक साथ कर पा रहे हो।
मल्टीटास्किंग इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। इट इज बेस्ड ऑन द टाइम स्लाइस प्रिंसिपल विच असाइन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड। यानी कि ऐसे समझो एक टाइम पीरियड दे दिया कि पहला काम कुछ सेकंड्स में होना है, फिर दूसरा कुछ सेकंड में, फिर दूसरा कुछ सेकंड में, फिर आप दूसरे पे स्विच कर जाते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। इसमें टाइम स्लाइस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर प्रोसेस को देना है, इतने टाइम में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होना है। It is specially useful when a program require a high level of parallelism, यानी कि जब आपको पैरेलली बहुत सारे काम कराने हैं उस टाइम पे आपको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच प्रोग्राम टू रन, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम हर एक उसको देते हैं प्रोसेस को कि वो रन कर सके। देखो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू आपके पास बस एक है, ये आपको हेल्प कर रहा है कि सेम टाइम पे आप म्यूजिक भी सुन सके, ब्राउजर पे भी वर्क कर सके, यानी कि कुछ भी सर्फिंग कर सके गूगल पे या किसी पे, और सेम टाइम पे आप अपनी एक्सेल की या वर्ड फाइल की कोई भी शीट को ओपन कर सके। ठीक है, अगला है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेस, यानी कि अच्छा एक चीज समझो, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ सिंगल है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सीपीयू हो तो उस तरह जहां पे ये चीज होती है कि आपके पास एक से ज्यादा सीपीयू है तो उस टाइम पे आपको किसकी नीड पड़ती है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मल्टी प्रोसेसिंग रेफर टू द हार्डवेयर, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग नॉर्मली जब भी आप बात करते हैं तो हार्डवेयर की बात करते हैं कि आपके पास कितनी सीपीयू यूनिट है, रेदर देन सॉफ्टवेयर। यानी कि जब भी आप बोल रहे हैं ना मल्टीपल प्रोसेस, आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं कि आपके पास आपके सिस्टम में कितने सीपीयू अवेलेबल है। ठीक है, if the underlying hardware provide more than one processor then it is multi processing, यानी कि जब आपकी सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स का मतलब होता है सीपीयू, अगर एक से ज्यादा सीपीयू अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, several variation on the basic scheme exist like multiple core on one die or multiple die in one package और multiple package in one system, यानी कि बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं। बस सिंपल सा आप समझो कि आपका जो सिस्टम है उसमें 3 सीपीयू है, तो अभी तक क्या था कि जो आपका एक प्रोसेस था आपके पास, तो वो पहले क्या एक को असाइन होगा, फिर एक का काम होगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, पर अब क्या आपके पास 3 प्रोसेस हैं और आपके पास 3 ही आपके पास सीपीयू है, तो हर एक को एक एक असाइन कर दोगे। आपके पास 2 सीपीयू तो 2 तो असाइन हो जाएंगे, तो आपका काम फास्ट होता है, आप पैरेलली चीजों को बहुत फास्टली असाइन कर सकते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज मल्टी कोर ऑन अ वन डाई, यानी कि एक ही डाई पे, यानी कि एक ही प्लेट पे आपके बहुत सारे सीपीयू अवेलेबल है, या मल्टीपल डाई इन वन पैकेज और मल्टीपल पैकेज इन वन सिस्टम। A system can be both multi-programming by having multiple program running at the same time and multi-processing by having more than one physical process, यानी कि एक सिस्टम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकता है और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों हो सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि आपके सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू अवेलेबल है, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब या मल्टी प्रोग्राम का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। किसकी हेल्प से, सपोज P1 प्रोसेस है, उसे पहले सीपीयू की नीड थी और P1 को 3 सेकंड बाद या 3 मिनट बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है 4 सेकंड के लिए, तो 4 सेकंड के लिए P2 को आप सीपीयू असाइन कर सकते हो। तो कोई भी प्रोसेस या आपका कोई भी सिस्टम मल्टी प्रोग्राम और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों हो सकता है। देखो आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके 2 हैं, जैसे सपोज आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, कुछ भी लगे हुए हैं, आपके पास कितने सीपीयू हैं, 1 2 3 4, तो आपकी मेन मेमोरी में सपोज P1 P2 P3 P4, ठीक है, आपके पास ये 4 प्रोसेस हैं, तो एक इसको असाइन हो जाएगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो सेम टाइम पे 4 प्रोसेस अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए गया तब दूसरे को असाइन किया, अब क्या है चारों ही सेम टाइम पे वर्क कर रहे हैं कि P1
यहाँ असाइन हो गया P2, यहाँ असाइन हो गया P3, यहाँ असाइन हो गया P4, यहाँ असाइन हो गया। तो यहाँ पे ये पैरेलली अगर आप काम कराना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको इसकी नीड पड़ती है। अगला होता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मल्टी थ्रेडिंग का सिंपल सा एक एग्जांपल समझो। आपका एक प्रोग्राम है या आपका प्रोसेस मान लो मेल, ये आपकी सिंपल सा एक मेल आपकी ऐप होती है, तो आपका एक प्रोसेस है मेल। उस मेल के अंदर इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, स्पैम है, ड्राफ्ट है, यानी कि एक ही प्रोसेस के अलग अलग काम है। इनबॉक्स यानी कि कोई भी मेल आए, और एक है सेंड, यानी कि सेंड मेल क्या है, जो आपकी मेल आपने किसी को सेंड की है। तो अगर एक प्रोसेस के ही हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, वो छोटे छोटे पार्ट्स किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बने गए हैं, तो वो एक छोटे छोटे, देखो मेल क्या है, एक आपका बड़ा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है आपका जिसका काम क्या है, मेल के जितने भी काम है। मेल क्या कहेगा कि भाई आप कोई मेल आई है, किसी मेल को भेजना है, कोई मेल आपकी सेंड नहीं हुई है, कोई आपकी मेल आप भेजना चाह रहे थे यानी कि ड्राफ्ट में, पर आपने भेजी नहीं तो आपने उसे ड्राफ्ट में डाल दिया। स्पैम यानी कि कोई ऐसी अनऑथराइज मेल, मेल का मतलब यही कहोगे ना कि आप किसी भी तरह की मेल हो सकती है। लेकिन अगर इस मेल के अंदर कह रही हूँ सेंड, तो सेंड में कौन सी मेल पड़ी होंगी, सिर्फ वो मेल पड़ी होंगी जो आपने सेंड की होंगी। क्या उस मेल में ऐसी मेल पड़ी हो सकती है जो आपने जो है भेजी ना हो, आई हो? नहीं। अब आउटबॉक्स में वो मेल पड़ी होंगी किसी वजह से आपकी गई नहीं है या वो अनसेंड हो गई, या स्पैम में वो मेल पड़ी होंगी जो अनऑथराइज होंगी, यानी कि कहीं ऐसी जगह से आई है जो आपको लगता है, जो लगेगा आपकी गूगल की जो भी आपकी पीछे एल्गोरिथम चल रही है उनको लगेगा कि ये अनऑथराइज है, ये सही जगह से नहीं आई है। या ड्राफ्ट में सिर्फ वही मेल पड़ी होंगी तो जो कि आप भेजना चाह रहे थे पर आपने फिलहाल एज एन फॉर फ्यूचर आपने सेव कर दी कि मैं आगे भेजूंगा। तो ये पर्टिकुलर एक काम कर रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस के अंदर एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस है छोटा सा जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है। जैसे फोन में है, फोन में एक पर्टिकुलर टैब जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी है। पर ऐसे ही होता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि अपने आप प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक उस पर्टिकुलर पार्ट को आप बोलते हैं थ्रेड। ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है, ऐसे ही थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पढ़ो, मल्टी थ्रेडिंग इज एन एग्जीक्यूशन मॉडल। ये क्या है? एग्जीक्यूशन मॉडल है दैट अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू हैव मल्टीपल कोड सेगमेंट। ये अलाउ करता है आपके कि एक सिंगल प्रोसेस के मल्टीपल कोड सेगमेंट्स हो। अब एक चीज बताओ, जो मेल है वो आपका एक प्रोसेस है, उसके कोड सेगमेंट्स कितने हैं? भाई देखो ये किस लिए काम कर रहा है, ये जो आपका मेल है ये पूरा एक प्रोसेस है। इसका पहला थ्रेड है सेंड, जो क्या काम कर रहा है आपकी वो सारी मेल्स हैं जो आप भेजना चाह रहे हो, या इसके पीछे जो कोडिंग लिखी हुई है इस पोर्शन की मेल को सेंड करने की। या जो आपका आउटबॉक्स है ये किस लिए बना है, जो आपकी मेल या उसकी कोडिंग ऐसी लिखी गई है कि जो मेल आप नहीं भेज पाए हैं या किसी वजह से नहीं गई है वो वहां पे सेंड हो जाए, वहां पे ही स्टोर हो जाए। या स्पैम में इस तरह से कोडिंग की गई है, यानी कि पर्टिकुलर आपका जो प्रोसेस है उसके छोटे छोटे मल्टीपल कोड सेगमेंट बन गए हैं और उस पर्टिकुलर कोड सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम? थ्रेड। ठीक है, रन कॉन्ग्रुएंटली विद द कंटेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस के कंटेक्स्ट में वो कॉन्ग्रुएंटली एक साथ रन कर रहे होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि आप कोई मेल भेज रहे हैं उसी सेम टाइम पे कोई मेल नहीं आ सकती है, यानी कि सेम टाइम पे दो काम हो सकता है। आपने कोई मेल भेजी है उसी टाइम पे कोई मेल भी आ गई है। ठीक है, यू कैन थिंक of thread as a child process that share the parent process resource but execute independently, यानी कि जो मेल है, मेल को जितनी भी रिसोर्सेज की नीड है वो सारे रिसोर्सेज उसके पास होते हैं बट वो
अपना इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। समझो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आप उनके आपके सपोज आप दो भाई बहन हैं, तो दोनों ही आपके पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं, वो हैबिट होते हैं, वो इनहेरिट करते हैं। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी थिंकिंग, आपके चेंजेस वो अपने भी होते हैं, लेकिन आप सेम टाइम पे अपने पेरेंट्स के जो भी फीचर्स हैं वो भी इनहेरिट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो मेल है वो पेरेंट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब वो यूज कर सकता है, लेकिन उसके अपने पर्टिकुलरली वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट करता है। Multiple thread of a single process can share the CPU in a single CPU system और प्योरली रन इन पैरेलल इन मल्टी प्रोसेस सिस्टम। यानी कि जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं एक सिंगल प्रोसेस के, आपने बहुत सारे थ्रेड्स बना दिए, तो वो सीपीयू को शेयर, अगर आपके सिस्टम में सिर्फ सिंगल सीपीयू है तो वो सीपीयू को शेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्रोसेस तो एक ही है ना, मेल। तो मेल को सीपीयू असाइन है तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं कि जैसे सपोज आपकी मम्मी ने आपको एक केक का पीस दिया, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके और उसे सेव कर, अपने अकॉर्डिंग शेयर कर ले। तो ऐसे ही यहाँ है कि जो मेल प्रोसेस है, अगर उसको सीपीयू असाइन है तो उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं, यानी कि स्पैम का, आउटबॉक्स का, या जो भी है, वो आपस में उस सीपीयू को शेयर कर लेते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है सिंगल सीपीयू सिस्टम है, और अगर आपका सिस्टम जो है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा प्रोसेस होना, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होने, यानी कि सीपीयू होना, उस टाइम पे पैरेलली भी रन कर जाते हैं। देखो यही दे रखा है कि आपका देखो कंपोज मेल, प्रिंटिंग अ मेल, कैलेंडर सेटिंग, न्यू टास्क, यानी कि उसके अंदर जितने भी, एक एग्जांपल है कि आपकी मेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग थ्रेड्स में बन गई हैं। तो वो जो आपका एक प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है कि आपकी कंपोज मेल की होती है, आप कोई मेल को प्रिंट कराना चाहते हैं, आपका प्रिंटिंग का भी ऑप्शन होता है, कैलेंडर सेटिंग, ऐसे ही मैंने आपको बताया। तो वो अलग अलग थ्रेड्स है, यानी कि है तो एक बड़ा प्रोसेस मेल, उस मेल के अंदर फर्दर छोटे छोटे प्रोसेस है, उनको आपने थ्रेड कहा है। अगर सिंगल सिस्टम है सीपीयू को शेयर कर लेंगे सिंगल सीपीयू, और नहीं तो पैरेलली भी रन कर जाएंगे। अगला होता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करना, यानी कि एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे देखो आपके पास सीपीयू क्या है, सिंगल सीपीयू है। तो अब क्या कहा है कि सपोज एक पेन है, पेन सिर्फ मेरे पास एक ही है और बैठे 4 लोग हैं। तो भाई देखो सिंपल सा तरीका है कि सारे जितने भी लोग हैं वो इस पेन को शेयर करेंगे। एक सपोज टाइम क्वांटम, ये 1 सेकंड के लिए शेयर करेंगे कि 1 सेकंड के लिए तुमने, फिर सेकंड पर्सन ने, फिर थर्ड पर्सन ने, फिर फोर्थ पर्सन ने। तो यहाँ पे यही मतलब है, जो सीपीयू होता है वो जितने भी यूजर्स होते हैं उनके बीच में शेयरेबल रहता है, लेकिन वो जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि सपोज मैंने वहां पे क्या था, आप देखो इनपुट आउट, जो सीपीयू था वो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी शेयर हो रहा था, लेकिन जिसको जितनी देर की नीड है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर मैंने बोल दिया है सिर्फ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 यूनिट के लिए। सपोज इसको, अब आपका कहाँ है यूजर 1 को 2 की नीड है, इसे 3 सेकंड की नीड है, इसे 4 सेकंड की नीड है, इसे 1 की नीड है, इसे 2 की नीड है, इसे 1 की नीड है। तो सपोज सबसे पहले इसको असाइन हुआ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बाद इससे ले लिया गया, फिर इसको असाइन हुआ 1 मिनट बाद इससे ले लिया गया, फिर इसको असाइन हुआ 1 मिनट बाद इससे ले लिया गया, फिर इसे असाइन हुआ 1 मिनट, इसका हो गया, इसका काम कंप्लीट, ये हट गया। फिर इसको असाइन हुआ 1 मिनट बाद इससे ले लिया गया, फिर इसको असाइन हुआ 1 मिनट बाद इससे ले लिया गया। अब किन किन का काम हो चुका है, जिन पे 0 आ चुकी है। अब यहाँ पे आएगा तो भाई वो 1 मिनट इसको असाइन, फिर से इसको असाइन होगा, फिर 1 मिनट बाद इससे ले लिया जाएगा, फिर इसको असाइन होगा 1 मिनट बाद इससे ले लिया जाएगा, फिर इसको असाइन होगा 1 मिनट बाद इससे ले लिया जाएगा, फिर इसको, इसका काम हो चुका है, इसको दिया जाएगा, फिर यहां हो चुका है, फिर से इसको असाइन होता पर इसका भी काम हो चुका था, अब इसको असाइन होगा 1 मिनट बाद इससे ले लिया जाएगा, फिर इसको असाइन होगा 1 मिनट बाद इससे ले लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या सिस्टम में कोई और प्रोसेस है,
जिसको नीड है नहीं, तो सिर्फ फिर से 1 मिनट इसे दिया जाएगा इस पर्सन, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो टाइम होता है फिक्स वो शेयर किया जाता है। जैसे सपोज एक पेन है चाहिए सबको, तो सबको या तो ऐसा हो कि भाई पहले एक पर्सन को मिल जाए वो अपना काम कंप्लीट कर ले, फिर दूसरे को, फिर पर ऐसे तो एक पर्सन को तो बहुत लास्ट में मिलेगा। इससे बेटर है कि मैंने बोला कि सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको दूसरे पर्सन को, एक क्वेश्चन होते ही चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, एक क्वेश्चन होने के बाद आपको दूसरे पर्सन को देना है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के बाद चारों को पेन मिलता रहेगा, चारों का काम होता रहेगा, यही चीज यहाँ है। Each task has given some time to execute so that all tasks work smoothly, यानी कि हमने क्या करा, एक टास्क को एक पर्टिकुलर छोटा सा टाइम दे दिया so that वो टास्क भी कंप्लीट होते रहे सारे, और किसी को ये भी ना लगे कि पर्टिकुलर प्रोसेस जो है नहीं हो रहा है और एक का काम हो गया है। Each user get the time of CPU as they use single system. This system also known as multitasking system. इन सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई एक टाइम पे आप कह रहे हो ना, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है, यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि आप जो है यूजर को सीपीयू देते हैं कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। The task can be from single user और from different user also, यानी कि ऐसा हो सकता है एक सिंगल यूजर ही 4 काम एक साथ करना चाह रहा है, तो हो सकता है सिंगल यूजर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका यूजर है वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट यूजर्स है, यानी कि सपोज प्रिंटर है, प्रिंटर तो 10 लोगों के भी शेयर हो सकता है, और हो सकता है कि आप ही अपने सिस्टम में एक वर्क कर 2-4 वर्क कर रहे हैं और आप ही सिंगल यूजर हैं। The time that each task get to execute is called quantum, यानी कि जो टाइम दिया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट होने के लिए उसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्वांटम, या उसे बोल दो टाइम क्वांटम। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, OS स्विच ओवर टू नेक्स्ट टास्क, यानी कि जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो आपने टाइम क्वांटम दिया है वो टाइम क्वांटम जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया था 1 सेकंड का, तो जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सीपीयू उस पर्टिकुलर टास्क से ले लेता है, फिर दूसरे को असाइन कर देता है। एग्जांपल है टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग यूनिक्स जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम शेयरिंग पे वर्क करता है। अगला आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वेरियस ऑटोनॉमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे ऑटोनॉमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो शेयरेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका यूज करके। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर ओन मेमोरी, यानी कि सपोज 4 सिस्टम्स हैं, 4 सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, यानी कि लैन वैन का यूज करके, लोकल एरिया नेटवर्क या कोई भी उसका यूज करके। तो हर एक प्रोसेस के बाद जितने भी प्रोसेस उनके पास अपनी मेमोरी यूनिट होती है और अपना सीपीयू होता है। दे आर रिफर्ड एज लूजली कपल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखो एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे सपोज एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिससे जो है ये आपका PC1 है, या आप सिस्टम 1 बोल लो, ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3 है, ये सिस्टम 4 है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, और हर एक सिस्टम के पास अपना सीपीयू है, अपनी मेमोरी है, जितने भी हैं। और जरूरी नहीं है कि सपोज सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 और सिस्टम 3 और सिस्टम 4, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सिस्टम सेम ही कॉन्फ़िगरेशन और सेम ही सेटिंग के हो, सबकी पावर और सबकी वर्किंग डिफरेंट हो सकती है। देखो यही चीज यहां लिखी है, these system processor differ in size and function, यानी कि जरूरी नहीं है जो एक सिस्टम में प्रोसेसर मतलब सीपीयू उसकी जो फंक्शनैलिटी है और साइज है सेम हो, कोई हाई पावर का हो सकता है, कोई पुराना हो सकता है। यानी कि ऐसा होता है नए नए प्रोसेसर्स आते हैं तो किसी की फंक्शनैलिटी दूसरी की फंक्शनैलिटी से डिफर कर सकती है।
The major benefit of working with these type of operating system is that it is always possible that one user can access the file or software which are not actually present on his system but some on other system. यानी कि ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करते हैं कि एक फाइल जो किसी और के सिस्टम में पड़ी है वो आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। Connected with this network, remote access is enabled within the devices connected in that network. यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपको अलाउ करते हैं कि जो आपकी फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम में नहीं पड़ी हैं वो कहीं और पड़ी हैं तो आप उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनमें रिमोट एक्सेस जो होता है वो अलाउ होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकस। लोकस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यानी कि सपोज एक फाइल है जो इसमें पड़ी है और ये पर्सन के पास वो फाइल नहीं है तो ये वो वहां से एक्सेस कर सकता है आसानी से। Network operating system. These systems run on a server and provide the capability to manage data, user, group, security, application and other networking function. ये जो systems होते हैं वो आपके किस पे रन करते हैं? सर्वर पे रन करते हैं और ये आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डेटा को मैनेज कर सके, सिक्योरिटी कर सके, अपने डेटा की जो भी आपका डेटा है वो कहीं अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, आपको यूजर्स को, ग्रुप को, हर चीज को मैनेज करने की आपको कैपेबिलिटी या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। These types of operating system allow shared access of file, printers, security, application, other networking function over a small private network. इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझो कि आपका कोई गूगल क्लासरूम बना है किसी कॉलेज का, ठीक है। उस कॉलेज का जो गूगल क्लासरूम बना है, जो उसमें जितना भी डेटा है या जो भी उसमें फाइल ट्रांसफर की जाती है, जो भी ट्रांसफर किया जाता है वो डेटा सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहता है उस पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों के बीच में और उस पर्टिकुलर कॉलेज के फैकल्टीज के बीच में। यानी कि उसको अगर आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपकी कॉलेज की कोई आईडी बनी हुई है तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो, फाइल को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी नेटवर्क की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। बट वो जो डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही ट्रांसफर होगी। या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कुछ डेटा सेंड किया है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा। अगर आप इस तरह का डेटा शेयर करना चाहते हैं उसके लिए आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 203 या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स। इस तरह के ये एग्जाम्पल हैं, ये जो चारों हैं यूनिक्स, लिनक्स, ये क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो ग्रुप्स को या फिर आप यूजर्स को या पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो किसी स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। सम ऑफ द एग्जाम्पल लाइक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका गूगल क्लासरूम, ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। देखो, या फिर ऐसे समझो आपका बहुत सारे आपके जितने भी आपके देखो गूगल क्लासरूम तो एग्जांपल है ही, लेकिन ये एक समझाने के लिए एग्जैक्ट समझ लो कि आपके बहुत सारे पीसीज आपके कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। PC1, PC2, PC3, PC4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो उसमें जो डेटा जाएगा वो उन चारों के बीच ही रहेगा रिजर्व, यानी कि वो डेटा आउटसाइड इन चारों के नहीं जा सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान कौन रखता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द रियल टाइम सिस्टम, यानी कि जो आपका रियल टाइम सिस्टम होता है उस पर वर्क कौन करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अच्छा एक चीज समझो, सम ऑफ द एग्जांपल लाइक कि आपको सपोज ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो आप पहले से ही डेटा नहीं दे सकते, आपको सेम टाइम पे कि सपोज हो सकता है पर्टिकुलर मोमेंट पे ट्रैफिक है तो आपको हर चीज को जो मैनेज करना है, जो डेटा कंट्रोल करना है, वो कौन करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। The time interval required to process
एंड रिस्पॉन्ड टाइम टू द इनपुट इज वेरी स्मॉल, यानी कि सपोज किसी ने किसी काम को करने की जो कमांड दी है और वो काम का रिस्पॉन्ड हो जाए वो बहुत स्मॉल होता है। यानी कि सपोज कोई पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है और वो ऑटोमेटिक मशीन लगी है कि सपोज अगर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा भी कम लगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो अगर वो जो इनपुट है और आउटपुट आने में टाइम लग जाए तो इतने तो पर्सन की डिमाइस हो सकती है ना। तो जहां पर बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो सकती हैं, या एयरप्लेन है, एयरप्लेन में ब्रेक्स लगने होते हैं कि ताकि जब वो लैंड कर सके, या जो भी उसकी जो व्हील होते हैं वो निकल जाएं ताकि वो लैंड कर सके। अगर वो व्हील निकलने में थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो प्लेन क्रैश कर जाएगा, बहुत लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस टाइम पे आपको किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि जब आपने किसी काम को करने के लिए कहा और वो काम कितनी देर में हुआ। यानी कि सपोज आपने आपने बोला कि भाई मुझे ये काम चाहिए, तो आप कितनी जल्दी वो काम करके देते हो, बीच के टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा। Real time system are used when there are time requirement are very strict, like मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और रोबोट। यानी कि जहां पे अगर आपको मिसाइल लॉन्च करनी थी, आपने बोला था 1 सेकंड बाद मिसाइल लॉन्च हो जानी चाहिए, अगर वो 2 सेकंड हो गई तो हो सकता है इतने में सामने से कोई लॉन्च कर दे, दूसरी साइड से मिसाइल आ जाए, यानी कि वॉर चल रही है। तो आपको जितने टाइम पे आपने बोला है कि भाई ये काम होना चाहिए, उतने ही टाइम पे वो काम हो जाना चाहिए। ये 2 तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 तरह के होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। These operating systems are meant for the application where time constraints are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह के होते हैं जहां पर कुछ एप्लीकेशन को जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि जितने टाइम पे रिस्पॉन्स बोला है उतने टाइम पे ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। These systems are built for saving life, like automatic parachute or airbags, which are required to be readily available in the case of any accident. Virtual memory is almost never found in these system। यानी कि देखो इस तरह के सिस्टम, जैसे आपने पैराशूट वाला हो गया, सपोज आपने पैराशूट एकदम हो जाए जब भी भाई कार का एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन अगर एक चीज समझो, पैराशूट का वो बटन तो प्रेस करे वो पर्सन, लेकिन पैराशूट या फिर समझो जो पैराशूट कह रही हूँ, आपका कार के एक तरह से बैग्स नहीं होते, एयर बैग्स होते हैं। पैराशूट से पहले एक एग्जांपल समझो, एयर बैग्स होते हैं आपके कार्स में, सो दैट एक्सीडेंट होने वाला हो तो फेस पे इंजरी ना हो। लेकिन अगर वो फेस पे इंजरी हो गई तो क्या होगा, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। या पैराशूट वो ऊपर से क्लाइंब कर रहा है, उसे पैराशूट ओपन करना है, तो अगर वो पैराशूट विद इन कुछ सेकेंड्स नहीं ओपन हुआ तो इतने में तो लाइफ। तो आप ये समझिए कि जहां पर जो टाइम कंस्ट्रेन होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको बिल्कुल करना ही है कि इस टाइम पे ही रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, वहां पे आपको हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। और इनमें कभी भी वर्चुअल, आप आगे पढ़ेंगे, इनमें कभी भी वर्चुअल मेमोरी नहीं मिलती है। दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉर द एप्लीकेशन वेयर फॉर द टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस रिस्ट्रिक्ट। यानी कि टाइम कंस्ट्रेंट इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। अगर आपसे बोला है कि 2 सेकंड बाद होना चाहिए वो काम, अगर आप 3 सेकंड बाद कर दोगे तो वो काम चल जाएगा, इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। लेकिन हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, जो टाइम जब बोला है वो वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ सेकंड्स का डिले हो जाए तो काम चल जाता है। ठीक है, थैंक यू।